हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं इतिहास का दूसरा नंबर टॉपिक। मैंने आपको पता होगा कि मैं प्राचीन इतिहास का सेशन स्टार्ट किया हूं, जिसका एक वीडियो जो है मैंने बना दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, आप जाइए जरूर देखिए, ठीक है ना। तो चलिए, आज का टॉपिक मेरा है, दूसरा नंबर टॉपिक है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हम उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले ये बात बता देना चाहते हैं कि इसके बारे में जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कैसे किस तरीका से विस्तार हुआ, खोज कौन किए, इसका ख्याल क्या रहा, नामाकरण कैसे हुआ, या विदेशी इसका मत क्या था, विस्तार क्या था, या विशेषताएं क्या थी। तो ये सारी घटनाएं जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। और यदि आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज जाइए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और पूरा नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर नोट्स आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि आप स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं या एसएससी का तैयारी करते हैं या बिहार दरोगा का या यूपीएसआई का या किसी भी सेक्शन बिहार पुलिस का क्यों ना कर रहे हैं, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब हर एक एग्जाम के लिए यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, बढ़िया से देखिए। उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे और नोट डाउन करेंगे जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस तरीका से विभक्त किए हैं। तो पहला है खोज के रूप में हम विभक्त किए हैं, उसके बाद कालखंड के बारे में जानेंगे, उसके बाद नामाकरण के बारे में कि कैसे नामाकरण पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का, किसी और नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्भव कहाँ है, कैसे हुआ। उसके बाद विशेषताएं के बारे में जानेंगे और उसके बाद विस्तार जो है वो भी जानेंगे। वो विस्तार आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना, मैपिंग, इसके माध्यम से मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने इस तरीका से बनाया हूं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है खोज के बारे में। तो खोज में क्या है कि चार्ल्स मेसन, कहा जाता है कि एक विदेशी थे जिनका नाम है चार्ल्स मेसन, ठीक है ना। वो पुरातात्विक विभाग के मतलब मान लीजिए कि वही मेन थे। और 1826 में कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो है पुरातात्विक विभाग का जो खोज करता है, जो कि मतलब थोड़ा बहुत जानकारी जो प्रदान जैसे होने का है, वो आपको इन्हीं के माध्यम से दिया गया था, चार्ल्स मेसन, जो 1826 के माध्यम से। और कैसे दिए, क्योंकि उस समय तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लिखित प्रमाण उतना ज़्यादा मिला नहीं उनको। तो क्या मिला सो देखिएगा ध्यान से। तो उन्होंने एक पत्रिका लॉन्च किया था जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज, ठीक है ना। नैरेटिव ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, नैरेटिव ऑफ, करते ठीक है कर देना। तो इसका नैरेटिव ऑफ जर्नीज बुक यानी कि पत्रिका जो है, इन्होंने सर्वप्रथम पहले उसमें जानकारी दिया, तभी आगे के जो जितने भी पुरातात्विक विभाग के जो भी थे, ठीक है ना, वो इस पर काम करना स्टार्ट कर दिए कि वाकई में अब इतने बड़े व्यक्ति बोल रहे हैं चार्ल्स मेसन, तो सही बात है। तो आगे ये प्रोसेस दूसरे के माध्यम से हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आए बर्टन बंधु, यानी कि बर्टन बंधु दो भाई थे, एक थे जेम्स और एक विलियम बर्टन, दोनों भाई थे। दोनों क्या किए, इन्होंने रेल मार्ग यानी कि बिछाते समय कुछ ईंटों का प्रयोग किया, लेकिन ध्यान नहीं दिए कि वाकई में ये ईंट आया कहां से। क्योंकि कराची, यहाँ पाकिस्तान में कराची आप जानते हैं, तो उस माध्यम में जब रेल का पटरी जो बना रहे थे, तो वो पटरी बनाने के क्रम में उनको जो है खुदाई के क्रम में उनको क्या किया, ईंटों का प्रयोग किया, यानी कि ईंट मिला तो इस ईंट का प्रयोग जो है रेल मार्ग में प्रयोग किए। लेकिन उनको ज़्यादा थोड़ा सा मतलब क्या है कि उनको ज़्यादा उतना नहीं पता चल गया कि ईंटा कहाँ से आया, वो उतना ध्यान ही नहीं दे पाए। तो यहाँ पर ये भी अनसक्सेसफुल रहे, ये भी रहे। लेकिन ये से क्वेश्चन आता है, पत्रिका का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे आपका है अलेक्जेंडर कनिंघम, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत अच्छे पुरातात्विक जो है वो ज्ञाता थे पुरातात्विक विभाग के, ठीक है ना। उन्होंने 1853 से लेकर 56 के बीच में यह भी इस सभ्यता की पूरी जानकारी मतलब खोज तो किए थे, लेकिन जानकारी उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया था, ठीक है ना। तो आगे आए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में
क्या हुआ था कि यह भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे। यानी कि कहा क्वेश्चन आता है यहां से कि भारत के प्रथम पुरातात्विक विभाग के प्रमुख कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। तो इन्हीं के नेतृत्व में दो भारतीय, ध्यान रखिए, दो भारतीय नेतृत्व करता है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो का खोज किया था। जैसे हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कितना में, तो 1921 में। अगर रखाल दास बनर्जी का बात किया जाए तो क्या चीज का खोज किए थे, कौन सा स्थल का, तो वो है मोहनजोदड़ो 1922 में। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों बात, ठीक है ना, 1921 और 1922 में। तो ये सारी घटनाएं थी जो कि खोज के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके याद रखिएगा। अगर कालखंड का बात चलते हैं, अब ले चलते हैं कालखंड के बारे में। तो कालखंड ने कहा जाता है कि सर जॉन मार्शल के द्वारा क्या हुआ था कि उन्होंने कहे थे, पुरातात्विक विद्वान थे, उन्होंने क्या बोले थे कि 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी के बीच में इसका काल रहा, ठीक है ना। ये सर जॉन मार्शल ने कहा था, इसको याद रखिएगा, पीसीएस में एग्जाम में पूछ चुका है। उसके बाद डीपी अग्रवाल भी थे। 14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति आप जानते हैं कि ये एक प्रकार का पद्धति होता है जिसमें कि किसी चीज का आयु को पता किया जाता है, ठीक है ना। तो इस पद्धति के माध्यम से इसका काल निर्धारण किया गया है 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी, कहीं आपको 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक भी मिलता है। तो अलग अलग बुक में है, एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा। तो ये कार्बन 14 पद्धति के द्वारा काल से डीपी अग्रवाल जो थे वही क्या किए कि इनको बताए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगर अब चलते हैं नामाकरण के बारे में। नामाकरण कैसे, हम जान गए, खोज के बारे में चले गए, जान चुके हैं, काल के बारे में जान चुके हैं, आगे हम नामाकरण के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो नामाकरण क्या है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। यानी कि जैसे हड़प्पा जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि कहा जाता है कि जहां पे पहला खुदाई होता है और जिस जगह पे पहला खुदाई होता है उसी के नाम से ही उस स्थल का या उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो माना जाता है कि सिंधु नदी के तट पर, ठीक है ना, सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए खुदाई हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। इसे हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। क्यों, इसका नाम यह इसलिए पड़ा क्योंकि सर्वप्रथम इसी स्थल का खोज हुआ था हड़प्पा जगह पे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो मैंने देख चुका खोज के बारे में, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट से मैंने बताया। उसके बाद काल के बारे में बताया कि कौन कौन से पुरातात्विक विद्वान थे जो अपना अपना तरीका से कालखंड को सिंधु घाटी सभ्यता व्यक्त किए, ठीक है ना। उसके बाद नामाकरण जो है, किस तरीका से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। आगे देखते हैं उद्भव, ठीक है ना। आगे देखते हैं उद्भव के बारे में। तो उद्भव में कहा जाता है कि यहाँ पे विदेशी भी मत है, ठीक है ना, उसके बाद स्थानीय मत भी है और आर्य भी बताया। देखिए, बात ऐसा है कि विदेश के जो पुरातात्विक विभाग के जो पुरातात्विक करता है या पुरातात्विक विभाग के जो भी है, ठीक है ना, जो विद्वान है वो विदेश के जो है, जैसे सुमेरियन सभ्यता उन्होंने कहा था। जैसे कौन कौन ऐसे पुरातात्विक विद्वान थे जो कहे थे कि यह सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सुमेरियन की सभ्यता है। तो वो मार्शल कहे थे, व्हीलर कहे थे, चाइल्ड कहे थे, डीडी कौशाम्बी कहे थे। इन्हीं सब ने क्या कहा कि विदेशी मत जो है, इन्हीं सब ने कहा कि यह सभ्यता जो है सुमेरियन सभ्यता है। क्यों, क्योंकि देखिए बात ऐसा है ना कि आपको पता होगा कि भारत का व्यापार पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में, यानी कि भारत का जो व्यापार है ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र में इस माध्यम में यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे नील की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता, नील की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता दोनों थी।
तो यहाँ से व्यापार भारत में हमेशा हुआ करता था। तो माना जाता है, मतलब विदेशी मत यही है, यानी कि मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डीडी कौशाम्बी, इनका कहना क्या है कि ये जो मिस्र की सभ्यता है और नील की सभ्यता है, यहीं से लोग आए हैं, भारत में निवास कर रहे हैं और यहीं पर सभ्यता जो है विकसित किए हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए ये सब क्या है कि ये सब विदेशी मत है। इन्होंने कहा था कि ये सुमेरियन सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है ना। अगर स्थानीय मत का बात किया जाए, स्थानीय मत का, तो उन्होंने ये जैसे रखाल दास बनर्जी हो गए, ठीक है ना, ये सब क्या कहे कि ये द्रविड़ जाति की सभ्यता थी। क्या थी? द्रविड़ जाति की सभ्यता थी। तो ये है, समझ में आया। उसके बाद आगे क्या है? आर्य। आर्य जो है, आर्य ध्यान रखिएगा, टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर जो है, इनके द्वारा कहा गया कि यह आर्य की सभ्यता थी। ठीक है ना। यानी कि आर्य के जो क्षुद्र होते हैं, शूद्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ये सब सभ्यता उनको बोला गया। तो अच्छा एक बात बताइए, ये यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है इससे, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब आर्य की सभ्यता थी तो आपको पता होना चाहिए कि ईंटों का मकान, यहाँ पे पक्की सड़कें, नाले वगैरह बनाए गए थे, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में और पक्के ईंटों की मकान हुआ करते थे। तो वैदिक सभ्यता में जाकर आर्य क्यों झोपड़ी में रहना स्टार्ट कर दिए, ये भी एक पॉइंट भी नोटेड है ना, पॉइंट को नोट कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं ना। हाँ, तो यही बात है। तो आर्य जो है आगे चल के क्यों, जब उतना विकसित थे ही, तो वैदिक सभ्यता में जाके और विकसित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर मतभेद चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन प्रश्न बनते भी नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं विशेषता के बारे में, कि इस विशेषता यानी कि ये सब पॉइंट दिया है, सबके बारे में बताते हैं। तो ये देखिए सॉरी, देखिए नगरीय सभ्यता इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो विकास जो है बहुत ज्यादा हो चुका था। यानी कि ईंटे का मतलब ईंटों का घर, पक्के ईंटों का घर हुआ करता था, सड़क बहुत चौड़े चौड़े होते थे, नालियों का भी व्यवस्था होती थी, बाजार का भी व्यवस्था, शहरों मतलब एक सुसंगठित रूप से बेहतरीन तरीका से यहाँ पे एक शहर के रूप में विकसित था। इसीलिए इसको कहेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो था नगरीय सभ्यता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला है क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि कांसा का प्रयोग उस समय हो चुका था। यानी कि तांबा, सबसे पहले तांबा का खोज हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तांबा और टीन जब दोनों को मिलाएंगे ना, तब कांसा का निर्माण होता है। तो कांसा का प्रयोग जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हो चुका था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता का भी नाम से जानते हैं। यानी कि नगरीय सभ्यता समझ गए, कांस्य युगीन सभ्यता समझ गए। उसके बाद जानिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता उस सभ्यता को कहते हैं जहां की लिखित प्रमाण है बट पढ़ा नहीं जा सका। तो यही है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है ना। अगर लिपि का बात किया जाए, ध्यान से समझिए, लिपि का बात किया जाए तो यहां पर तो लिपि तो कुछ लिखने का तो है नहीं, लिखा तो है नहीं, कुछ मिला नहीं। ठीक है। लिखित प्रमाण भी नहीं है, जिस सिर्फ चित्रकाली, चित्रलिपि यानी कि चित्र बना उना कर समझाया जाता था, या उसका ही अवशेष या उस तरीका का चित्रकारी गुफाएं ये सब मिले हैं, जिसके माध्यम से हम सब कह सकते हैं कि इसका जो है चित्र लिपि हुआ करता था। ठीक है ना। अगर कहा जाए कि यहाँ शांत, नेक्स्ट है आपका शांति प्रिय, यानी कि शांति प्रिय सभ्यता। इसको क्यों कहा गया? क्योंकि खुदाई के माध्यम से न ही कोई अस्त्र शस्त्र मिला है। अगर अस्त्र शस्त्र मिला ही नहीं तो झगड़ा, लड़ाई, युद्ध कहां से हो पाएगा? ठीक है ना। तो इसलिए इसको शांति प्रिय सभ्यता के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि खुदाई में अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं, व्यापारिक प्रधान, यानी कि इस सभ्यता को व्यापारिक प्रधान यानी कि व्यापारिक सभ्यता हम बोल सकते हैं, व्यापारिक प्रधान दे सकते हैं। तो हाँ, दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ शुरुओं से विदेश से और देश से, यानी कि देश के अंतर्गत अंदर ही अंदर व्यापार का प्रोग्राम यानी कि व्यापार जो है हुआ करते थे। ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए व्यापार प्रधान हम इसको कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद अगर कहा जाए तो विस्तारित सभ्यता, तो वाकई में ये विस्तृत सभ्यता तो बहुत थी, क्योंकि यहाँ देखिए भारत का नक्शा में आप देख रहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से लेकर पूरा बलूचिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए
और अन्य जगह में फैला हुआ था। आगे जो है अफ्रीका जो हो गया, वहां पर जाइएगा तो वहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी कि नील की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता वहीं मतलब इर्द गिर्द है। तो कहा जाता है कि ये सब सभ्यता, अगर नील की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता दोनों को जब मिला देंगे ना, फिर भी लगभग 12 गुना अधिक जो है क्षेत्रफल सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का था। समझ रहे हैं ना? यानी कि हमारा देश जो 1947 से पहले आजाद होने से पहले ये था विस्तृत, ठीक है ना। उसके बाद तो बट गया है, जिसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत अलग अलग रूप से बट गया है, स्थलों का खोज हो चुका है। तो माना जाता है टोटल अभी तक 1500 से अधिक स्थलों का खोज जो है हो चुका है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक अगर सभ्यता का बात कहे तो राजनीतिक रूप से यहाँ पे कोई प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन ध्यान रखिएगा राजनीतिक जैसे नेता वगैरह यहाँ पर न राजा वगैरह ये सबको मिला भी नहीं था, ठीक है ना। तो राजनीतिक प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, न के बराबर मिला है। अब आर्थिक के बारे में आर्थिक तो जानते ही हैं, आर्थिक में यानी कि पशुपालन भी हुआ करता था, आप जानते हैं, ठीक है ना। खेती थोड़ा बहुत हुआ करता था। तो जब खेती और ये सब जो था उसका आर्थिक स्थिति जो है, इकोनॉमिकल कंडीशन उसका जो है अच्छा होने लगा था, लेन देन का प्रक्रिया भी का नाप तौल का ही प्रक्रिया चालू था। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा भी, आर्थिक सभ्यता भी इसको कह सकते हैं। और सामाजिक सभ्यता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सामाजिक सभ्यता मतलब वहाँ पे उस समय समाज का निर्माण हो चुका था, समाज में लोग भी हुआ करते थे, ठीक है ना, उछले वर्ग और निचले वर्ग, ठीक है। जो अमीर व्यक्ति थे वो उछले वर्ग होते थे और जो गरीब थे वो निचले वर्ग में आते थे। संस्कृति का बात किया जाए तो मनोरंजन के लिए भी बहुत चीज करते थे, ठीक है। और पूजा जैसे करते थे मातृ देवी का, पितृत्व सत्तात्मक भी था उस वक्त। तो देखने को वो सारी घटनाएं मिलती हैं। और थोड़ा सा धर्म तो नहीं था, लेकिन बस इतना था कि पूजा याचना या संस्कृति रूप से रिवाज वगैरह किया करते थे। तो ये सारे आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। उससे बात मैं विस्तार का बात करूं कि कहां से कहां तक विस्तार है, तो थोड़ा छोटा में मैंने बताया है, ध्यान से देखिएगा कि भारत का मैप है, आपको पता है कि पूरब है, इधर पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तब पूरब में जो है यहाँ पर देख रहे हैं ना यूपी यानी कि वहाँ पे यूपी है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको बलूचिस्तान है, ठीक है ना, पाकिस्तान के बाद बलूचिस्तान है, और यहाँ दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र है। तो इस तरीका से फैला हुआ है। यदि कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता, तो एक देखिए ना थोड़ा सा त्रिभुज का आकार बन रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है त्रिभुजाकार का होता है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सभ्यता जो है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पूरब में देखिए, पूरब में पहले तो देखेंगे आलमगीरपुर है जो यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर। बात समझ में आया? उसके बाद अगर पूरब में हो गया, पश्चिम में अगर कहें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान यानी कि सुतगांगेडोर जो कि दशक नदी के किनारे है, ठीक है ना। अगर बात किया जाए पूरा पश्चिम हो गया, अब उत्तर का, तो उत्तर में है आपका मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, और ये चिनाब नदी के तट पर है। समझ में आया? और पश्चिम का पूरा पश्चिम उत्तर हो गया। अब दक्षिण के बारे में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर। तो ये सारा फैलाव जो है यहाँ से लेकर टोटली यहाँ से यहाँ तक फैलाव जो है आपको देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि सुतकांगेडोर और मांडा के बीच में जो ये अगर बांटा जाए किलोमीटर में, तो वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ से पॉइंट लेकर आलमगीरपुर के पास ले जाएंगे तो 1600 वर्ग किलोमीटर है, और अगर मांडा से लेकर अगर दैमाबाद तक अगर विस्तार में देखें तो लगभग 1400 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये सारे बातें थी जो कि आप याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। और जानते हैं कि मैंने बताया कि 1500 करीब 1500 से ज्यादा जो है स्थलों का खोज हो चुका था, जिसमें कि 2 अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में लगभग 500 से ज्यादा भी है, खुदाई हो चुका है, और भारत में सबसे ज्यादा जो 900 स्थल का खोज हो चुका है। तो हर बुक में अलग अलग बात कहा गया है, कोई में 1700 कोई में 1800 स्थलों का खोज किया गया, विस्तार है इस तरीका से वर्ग किलोमीटर के अनुसार बोला गया। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यदि आप पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या बोले, लाइक कीजिए, और ठीक है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके बाद। तो चलिए आगे देखते हैं। हम अब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़े, अभी विस्तार में पढ़े, बढ़िया से पढ़े, मतलब अच्छा तरीका से पढ़े। तो अब चलते हैं हम
कि किस तरीका से यहाँ कौन कौन से स्थल है जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके खोजकर्ता कौन थे, कौन सा वर्ष था जो कि खोज किया गया, कौन सा ऐसे प्रमुख बिंदु है जहां पर से कहीं मनके मिले, लिपस्टिक मिले, कहीं पर भूसी धान का भूसी मिला, मूर्ति मिला, कहीं पे आपको कहने का मतलब कि ऐसा बड़ा बड़ा असरनानागाड़ मिला, धनानागाड़ मिला, मतलब बहुत सारे ऐसे स्थल है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे क्या है आपका प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल में पहला स्थल है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के मोटे गोमड़ी जगह है, वहीं से ही प्राप्त हुआ है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो रावी नदी। रावी नदी, अगर इनका खोजकर्ता का बात किया जाए तो दयाराम साहनी जी जो है खोजकर्ता है इनके, और 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। हड़प्पा का खोज रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, मेरे साथ बोलिए, हड़प्पा का खोज रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी और 1921 ईस्वी में। कहा जाता है कि यहां पर से क्या क्या मिला है, तो अन्न भंडार मिला है, ठीक है ना, मतलब बड़ा बड़ा अन्न का भंडार मिला है। कांस्य दर्पण, जिससे आप मुंह देखते, मतलब आईना जानते हैं ना, आईना दर्पण मिरर, वो कांस्य दर्पण है। R37 ये कब्र, एक कब्र था, ठीक है ना, कब्रिस्तान जिसको कब्र बोलेंगे, वो R37 था, ठीक है ना। श्रमिकों के लिए आवास भी यहीं से मिला है। कहां से मिला है, हड़प्पा से। हड़प्पा का खोज रावी नदी के किनारे, क्या बोलते, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे आपको देखिए अन्न भंडार, कांस्य दर्पण, R37, श्रमिकों के आवास, ये सभी आपको कहां से मिले, हड़प्पा से। तो हड़प्पा क्लियर है, समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे, मोहनजोदड़ो, लाइक भी जरूर कीजिए। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के लड़कना जिले में है, कहाँ है, लड़कना जिले में पाकिस्तान के। उनके अगर बात किया जाए कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सा नदी, सिंधु नदी। रखाल दास बनर्जी, कौन, रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। यहां से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, विशाल स्नानागार, ठीक है ना, जो बहुत सारा बड़ा था, उसमें नहाते थे सब लोग, जब कोई पर्व, बड़ा कोई त्योहार आता था तब नहाते थे, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो से क्या कहा क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। कांस्य की मूर्ति मिला है, पुरोहितों की मूर्ति। आप एनसीईआरटी के बुक में देखे होंगे कि दाढ़ी बड़ा है, एक मूर्ति ऐसे करके, ठीक है ना, तो वो पुरोहितों की मूर्ति यहीं से मिला है। एक सिंग वाला पशु, एक सिंगा पशु जिसको हिरन जानते हैं, एक सिंगा पशु, वो भी आपको मिला है मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। लोथल, लोथल आप जानिए अहमदाबाद से। लोथल कहां पर है, अहमदाबाद है। कौन सा नदी, भोगवा नदी। कौन सा नदी, भोगवा नदी। यहां पर अगर कहा जाए तो रंगनाथ राव द्वारा इनका खोज किया गया है, 1957 में किया गया है। यहां से ये गोदावरी, गोदीवार है, यानी कि पतन, गोदीवार समझते हैं, बंदरगाह जैसे होता है ना, उसी गोदीवार है। यहीं से इसका पतन हुआ था, जो कि यहीं से पता चला कि लोथल जो है बंदरगाह, इसका पतन का कारण जो है बंदरगाह रहा है, ठीक है। चावल का प्रमाण कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। अग्निकुंड का लोथल से, हाथी का दांत लोथल से, फिर से घोड़े की मूर्ति लोथल से। 3 युगल शवधान, यानी कि जो 3 युगल एक साथ 3 को दफनाया हुआ शव, यानी कि जो जिसको शव बोलेंगे, सब समझ रहे हैं ना, हाँ, मरने के बाद जो दफनाया जाता है वो शव, ठीक है ना। तो वो शव मिले हैं, तीन जो है लाइन बाई लाइन मिला है। तो लोथल से ये प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। चावल, अग्निकुंड, हाथी दांत, घोड़े की मूर्ति, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। अमलानंद घोष, किस, इनके खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष, जो कि 1961 में इनका खोज हुआ था। कहा जाता है कि जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं, जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। चूड़िया मिली है। भूकंप का भी प्रमाण जो है कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो ठीक है, हमने पढ़ा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद लोथल और कालीबंगा, 4 क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। राखीगढ़ी जो हिसार के हरियाणा क्षेत्र में, हरियाणा राज्य में है, ठीक है ना। क्या है, राखीगढ़ी, घग्गर नदी, दोनों याद रखिए। क र, यानी कि क पहले र, यानी काली और रावी, घग्गर नदी। इनके खोजकर्ता है सूरज भान, ठीक है ना। इनका खोजकर्ता यानी कि खोज
कब हुआ था पता नहीं चला है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत जुड़ा हुआ बात है। तो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल जो है कौन है, वो है आपका राखीगढ़ी। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पीसीएस में, बीपीएससी में पूछे हुए है, यूपी पीसीएस में पूछे हुए, ठीक है ना। क्या पूछा है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो है आपका राखीगढ़ी, ठीक है ना। ताम्र अपकरण यानी कि तांबा को जो अपकरण बहुत सारे मिले हैं वो राखीगढ़ी से मिले हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं चुनहद्रो। चुनहद्रो यानी कि सिंध प्रांत में है, ये सिंधु नदी के किनारे है। मजूमदार इनके खोज करता है और 1934 ईस्वी में खोज किया गया था। कहा जाता है कि कान, आंख, नाक में बाली जो होता है, मनका समझ रहे हैं, मनका, तो मनका जो है, मनका का कारखाना जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। कहां से, तो ये आपका चुनहद्रो से, चौ से चुनहद्रो, चौ से जो भी समझिए, मनका बनाने का कारखाना है। कंगा, लिपस्टिक जो लगाते हैं वो सब जो है आपको चुनहद्रो से ही प्राप्त हुआ है, यानी कि खोज हुआ है, यानी खोज कहने का मतलब पुरातात्विक यानी खुदाई के माध्यम से मिला है। बनावली के बारे में जानते हैं, ये सरस्वती नदी है के किनारे और इसके खोजकर्ता का नाम अननोन है। 1973 से 74 के बीच में खोज हुआ था और यहाँ से मिट्टी के हल प्राप्त हुए। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए, वनावली से। कहां से, मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए, वनावली से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद रोपड़ के बारे में जानते हैं, जो कि पंजाब क्षेत्र में है, सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इनका खोज किया गया है इस स्थल का। 1953 ईस्वी में खोज हुआ है। अगर कहा जाता है कि तांबे का कुल्हाड़ी, कहा, क्या चीज का, तांबे का कुल्हाड़ी अगर खोज हुआ है तो वो है आपका रोपड़, यानी ठीक है, रोपड़ में तांबे का कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं रंगपुर। रंगपुर क्या है, सेकेंड लास्ट, ये जो है भादर नदी के किनारे है। एस आर राव द्वारा इनका खोज किया गया था। 1953 से 54 के बीच में हुआ था और धान की भूसी यहीं से प्राप्त हुआ है। देखिए ध्यान से, रंगपुर से, र से रंगपुर, ठीक है ना, और धान का खेती यहीं से हुआ है। ज्वार या बाजरा जो हम सब खाते हैं, ज्वार बाजरा का भी यहीं से प्रमाण मिला है, ठीक है। तो ये सारी बातें देखें। उसके बाद लास्ट क्या है आपका, सुतकांगडोर यानी सुरकोटदा है, सॉरी सुरकोटरा, कच्छ के गुजरात, कच्छ मतलब गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे है। ये खोज हुआ है। अगर बात किया जाए तो 1967 में इसका खोज हुआ था। घोड़े की हड्डी, कलश सावधान और तराजू, एग्जाम में पूछता है तराजू का खोज किस स्थल से प्राप्त हुआ है, या तराजू का किस स्थल से प्राप्त हुआ है तराजू का, ठीक है ना, तराजू, तो सुरकोटदा। तो ये सारे बात थी, आप ध्यान से समझिए अच्छे से। क्या क्या पढ़े, हड़प्पा के बारे में पढ़े, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, चुनहद्रो, वनावली, रोपड़, रंगपुर और सुरकोटदा, ये सब जो है इससे हम नदी के बारे में कि कहाँ कहाँ से नदी से उद्भव हुआ है, यानी कि उसके किनारे है। खोजकर्ता का बात किया जाए तो वो भी बताया मैंने, वर्ष भी बताया, ठीक है ना। वर्ष में आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये तीन याद ही रखिए, ठीक है ना। उसके बाद ये नदी, ये और ये, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और कुछ ऐसे पॉइंट जो मैंने घेर दिया है, जैसे कांस्य दर्पण आर्थ, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, ये पूछता है, ठीक है, ये पूछता है, ये पूछता है, जो मैं गोल घेर दे रहा हूँ वो सब एग्जाम में पूछता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चावल, ठीक है, अग्निकुंड भी पूछा है, हाथी के दांत भी पूछा है, ठीक है ना, जुते हुए खेत भी पूछा है, चूड़िया, भूकंप का भी प्रमाण पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना, ये तो पूछा ही पूछा है, ठीक है। आगे मनका बनाने का कारखाना ये भी पूछा है, कंघी भी, लिपस्टिक सब पूछे हुए हैं, जितना है इतना पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब समझिए और फिर इसके आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज अब लास्ट है, आप इसको नोट कीजिएगा, हम हट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब पूरा कंप्लीट आपका जो है इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट, ठीक है। इसीलिए मैंने थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन हाँ ईमानदारी से देखिए, इसके बाद कभी भी कहीं भी कोई भी यूट्यूब चैनल को देखना नहीं पड़ेगा आपको, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए हम राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं, जीवन भी उसका कैसा था, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये सब जीवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, लोथल, ये सब में अगर हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में, तो कैसा था वो जान लेते हैं। और लास्ट है आज का, तो राजनीतिक जीवन कैसा था, तो कहा जाता है कि स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, मतलब स्रोत उतना नहीं मिल पाया जिसके कारण हम सब को सही ढंग से
कहा जाए तो वास्तविक ज्ञान हम सबको नहीं मिल पाया है कि वाकई में किस तरीका का यहाँ पे राजनीतिक जीवन का चर्चा हुआ करता था या नहीं। ऐसे तो प्रमाण के अनुसार नहीं मिला है, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जीवन उस वहां पे नहीं है, ठीक है ना। संभवतः शासन पुरोहित, व्यापारिक वर्ग या नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। जैसे उस समय जो बड़े बड़े पुरोहित हुआ करते थे, ठीक है, उसके द्वारा कहीं संचालित हुआ करता था। चाहे बड़े बड़े व्यापारी थे, वो बड़े कहीं संचालन करते थे, प्रशासन व्यवस्था को चलाते थे। या नगर में नगर प्रशासन जो हुआ करते थे, जिसके कारण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को चलाया जाता था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी। अब एक पिगट ने, यानी कि जो पुरातात्विक विभाग के एक क्या विद्वान थे, वो क्या बोले कि पिगट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, पिगट ने मोहनजोदारो और हड़प्पा, ध्यान रखें किसको किसको, मोहनजोदारो और हड़प्पा, इन दोनों को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किसके किसको, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इस सभ्यता का जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन हंटर साहब ने क्या बोले, हंटर साहब ने बोले कि मोहनजोदड़ो के शासन को क्या राजतंत्रात्मक माना जाता है, राजतंत्रात्मक माना जाता है, यानी कि राजा के द्वारा संचालन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मतभेद जो है पुरातात्विक विभाग के विद्वान थे, उनमें अभी तक बहुत सारा है। ये कहां तक सही है वो अलग बात है। चलिए देखते हैं। नोट में अगर कहा जाए तो महल, अस्त्र शस्त्र, ये सब यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे अभाव था, ईंटों का बना हुआ था, झोपड़ी में रहा करते थे, उछले वर्ग में निम्न वर्ग बहुत सारे होते थे, ठीक है ना। तो वो आपका राजनीतिक जीवन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज जानते हैं आगे है कि आपका सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन कैसा था, किस तरीका से लोग रहते थे, कैसे रहा करते थे, ठीक है ना। तो देखिए, समाज का सबसे छोटा इकाई क्या था, परिवार था। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का सबसे छोटा इकाई किसे कहा गया है, तो परिवार का। संभवतः परिवार जो है मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी, माता को पूजने योग्य था, मातृसत्तात्मक थी। और कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रभाव नहीं था, परंतु कहा जाए तो समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पकारी जो है, शिल्पी जो कहते हैं शिल्पकार, सब उस समय बटा हुआ था, ठीक है ना। तो वो है सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, यानी कि शांत स्वभाव के थे, शांत रूप से अपना काम भलन पोषण करते थे, ये सब टाइप का थे। और हाँ, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी कि शाकाहारी भी भोजन करते थे और मांसाहारी भी भोजन करते थे। आभूषण की बात किया जाए तो आभूषण का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे, स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे। अगर मनोरंजन का बात किया जाए तो पासा खेलना, ऐसे पासा खेलता है ना, हाँ आप महाभारत देखे होंगे तो ऐसे तो जानते ही हैं। तो उस तरीका से नृत्य करते थे, शिकार करते थे, पशुओं के आपस में, 2 पशुओं को लड़ाते थे, 10 पशु को आपस में लड़ाते थे। तो ये सब उनका मनोरंजन का साधन था। चलिए, हमने देखा राजनीतिक जीवन में कुछ घटनाएं को देखा और सामाजिक जीवन में भी कुछ घटनाएं को देखा। तो अब चलिए आगे आते हैं आर्थिक जीवन में। आर्थिक जीवन कैसा रहा, तो बात करते हैं कृषि का। तो यहाँ पर जुताई, बुआई, सिंचाई, ये सभी से परिचित थे, ठीक है ना। जब कृषि का उपयोग हो रहा था, खेती हो रहा था, तो सिंचाई ऑब्वियसली होगा, पता ही होगा, सिंचाई का, जुताई का, बुआई का, सिंचाई, सभी विधि का मतलब उनको पता था, परिचित थे। गेहूं का, ध्यान से, जौ, मटर, कपास, इससे भी परिचित थे। लेकिन हाँ, चावल से परिचित तो थे, लेकिन 9 के बराबर चावल का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। तो चावल का प्रमाण कहाँ मिला है मैंने बताया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा जगह से चावल का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। राखीगढ़ है या रोपड़ है, ऑप्शन दे रहे हैं, या बनावली है या चुनहुद्रो है। 4 ऑप्शन में से कोई ए का जवाब दीजिए आप, ठीक है ना, इसमें से है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर गन्ना का बात किया जाए, रागी का, तो ये सब का प्रमाण नहीं मिला। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, गन्ना का प्रमाण या रागी का प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, तो नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे पशुपालन, तो प्रिय पशु जो है कुंवर वाला सांड था। प्रिय पशु किसको माना गया है, कुंवर वाला सांड। गाय घोड़ा से भी परिचित थे, गाय से और घोड़ा दोनों से परिचित थे। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि क्या गाय से परिचित थे, तो हाँ परिचित थे, ठीक है ना। पशुपालन हो गया। उद्योग, ध्यान रखिएगा, उद्योग में क्या था कि सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि जैसे जो है उससे भी परिचित थे, और उसका उद्योग धंधा बहुत जबरदस्त तरीका से चलता रहा आदिकाल से, ठीक है ना। उसका सूती वस्त्र, कपास, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सूती वस्त्र और कपास की कपास जो है
कहां से मिला है प्रमाण, कहां से, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर व्यापार का बात किया जाए तो कहां कहां तक फैला हुआ था, तो पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब में आपस में व्यापार का प्रक्रिया जारी रहता था। यहां से लेकर उस जगह पे मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, इराक, अफगानिस्तान, सब जगह व्यापार हुआ करता था। ठीक है ना। अगर निर्यात और आयात की बात करें तो सूती वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी, ये सब निर्यात होते थे। आयात का बात किया जाए तो चांदी, टीन, तांबा, लाजवर्द, ठीक है ना, उसके बाद व्यापार, तो ये सब सारी घटनाएं आयात के माध्यम से हुआ करता था। ठीक है ना। तो अगर निर्यात होता था यहाँ से तो सूती वस्त्र यहाँ से जाता था, हाथी दांत यहाँ से जाता था, लकड़ी भी यहाँ से जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था। चांदी इराक से, अफगानिस्तान से, ठीक है ना, चांदी कहां से, इराक और अफगानिस्तान से आयात होता था। टीन का बात किया जाए अफगानिस्तान से, तांबा का तो खेतरी से, लाजवर्द का तो मेसोपोटामिया से, व्यापार का तो वस्तु विनिमय था। विनिमय कहने का मतलब क्या, वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि उस समय तो मुद्रा था नहीं, तो आप अगर मान लीजिए 1 किलो सोना ले लीजिए तो उसके जगह पर हम ये चीज हमको दे दीजिए, तो ये अदला बदली। जैसे एग्जांपल में हम सब घरों में भी कभी कभी करते हैं आस पड़ोस कि अगर आलू खत्म हो जाता है, प्याज खत्म हो जाता है, तो 2 आलू दे दीजिए, कल ले लीजिए। तो इस तरीका का प्रक्रिया जो है अभी भी होता है, अभी तो नहीं होता है, लेकिन मैंने बताया ऐसा ही, थोड़ा परिवार में है तो होता है। तो उस विनिमय वस्तु विनिमय हुआ करता था मुद्रा नहीं होने के कारण। ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक है मेरा धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन कैसा था वो देख लेते हैं। लैंगिक सभ्यता पर धर्म जो है वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि उस समय धर्म का कोई योगदान नहीं था। धर्म ज्यादा तक है नहीं, धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अभी चल रहे हैं वो सब नहीं हुआ करते थे। ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको उस समय धर्म का कोई मतलब नहीं था। मंदिर का प्रमाण भी नहीं मिला है। जब धर्म ही नहीं है तो पूजा ही नहीं करेंगे, पूजा करेंगे तो मातृ देवी के पूजा का प्रमाण मिला है, सिर्फ मातृ देवी को पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। उर्वरकता की देवी किसे कहा जाता है, तो वो देखिए ध्यान से, उर्वरकता की देवी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। अगर मातृ देवी का प्रमाण तो वो क्या, मोहनजोदड़ो से। एक मोहर से मुख्य देवता यानी कि पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से। ये देवता है पशुपतिनाथ, उस समय पूजा भी किया करते थे, तो मुहर उस पे देखा गया है, मुहरों पे देखा गया है। अगर कहा जाए तो नाग पूजा किया जाता है, लिंग योनि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह जो हम सब कोई भी पूजा होता है तो गणेश जी के पहले वो स्वास्तिक चिन्ह जो बनाते हैं ना कॉपी पे, हाँ, तो अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला है, लेकिन लोथल और कालीबंगा से, याद रखिएगा। अग्निकुंड का प्रमाण कहां से, लोथल और कालीबंगा से। वृक्ष एवं पशु पूजा का भी प्रमाण मिला है। तो यहां तक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का द एंड हो गया। लंबन थोड़ा सा वीडियो गया होगा, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, नोट डाउन कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक सबको पढ़ेंगे, प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, उनका राजनीतिक जीवन क्या कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा, मतलब सब जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मात्र एक वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। फिर है मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।